रुद्राक्ष के कदमों की वो भारी और गुरूर भरी आहट जैसे जैसे दूर हुई, ड्राइंग रूम का वो खौफनाक सन्नाटा वापस लौट आया। लेकिन मायरा के अंदर का वो शोर अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। साइको, घमंडी, डिक्टेटर। मायरा ने झुंझलाकर पास रखा एक भारी कुशन उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। उसकी सांसें धोखनी की तरह चल रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसे खुद पर, अपनी धड़कनों पर और अपने इस कमजोर पड़ते दिमाग पर भयंकर गुस्सा आ रहा था। रुद्राक्ष के उस खुरदरे अंगूठे का वो स्पर्श, उसकी वो बारूदी महक और उसका वो नशीला डार्क परफेक्ट, ये सब मायरा के दिमाग में किसी जहर की तरह फैल रहा था। वो क्यों उसकी आंखों में देखकर अपना वो बागीपन भूल जाती थी? क्यों उसका शरीर रुद्राक्ष के करीब आने पर उससे बगावत करने के बजाय सुन पड़ जाता था? तभी अचानक मायरा के दिमाग में एक और चेहरा कौंध गया। कबीर, वो अंधेरा गोदाम, कबीर के मुंह से बहता हुआ खून, उसकी वो चीखें और विक्रम का वो ब्लैकमेलिंग वाला वीडियो। मैं ये क्या कर रही हूँ? मायरा के गले में से एक रुधी हुई कांपती सी आवाज़ निकली। उसके हाथ अपने चेहरे से फिसल कर नीचे आ गए। उसकी आंखों में एक पल में वो सारी चिढ़, वो सारा ईगो छट गया और उसकी जगह एक भयानक गिल्ट और बेबसी ने ले ली। वो यहाँ इस करोड़ों की हवेली में इस खूंखार माफिया के बॉस के साथ आंखों की गुस्ताखियाँ कर रही थी, उन माइंड गेम्स में उलझ रही थी। और वहाँ कबीर, उसका वो मासूम आशिक, जो सिर्फ उसकी वजह से इस माफिया के बेसमेंट में या विक्रम के किसी गोदाम में मौत की सज़ा काट रहा था। मायरा के घुटने टूट गए। वो वहीं उस महंगे इटालियन सोफे के सहारे नीचे ज़मीन पर बैठ गई। उसने अपने घुटनों को सीने से लगा लिया। आई एम सॉरी कबीर, आई एम सो सॉरी। मायरा की आवाज़ अब सिसकियों में बदल चुकी थी। वो जीनियस, वो बागी, वो मुंहफट मिसेस राठौर अब सिर्फ एक ऐसी टूटी हुई लड़की थी जो अपनों के धोखे और इस माफिया के बुने हुए जाल के बीच कहीं घुट रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की एक गर्म धार बह निकली, जिसने उसके गाल पर बड़े रुद्राक्ष के उस स्पर्श की गर्माहट को धो दिया। ये उसका वो बैकग्राउंड था जिसे वो हवेली की उन दीवारों से भी छुपा कर रखना चाहती थी। मैम, अचानक पीछे से आई मारिया की आवाज़ ने उस सन्नाटे को चीर दिया। मायरा की सिसकी गले में ही अटक गई। उसका वो सर्वाइवल मोड एक ही सेकंड में ट्रिगर हो गया। उसने झटके से अपने आंसू पोंछे, अपने कांपते हाथों को मुट्ठी में कसा और बहुत ही इत्मीनान से सोफे का सहारा लेकर खड़ी हो गई। जब वो पलटी तो उसके चेहरे पर कोई बेबसी नहीं थी। आंखें हल्की सी लाल ज़रूर थी, लेकिन उसका चिन ऊपर था और एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड। क्या है? मायरा ने बहुत ही रूखे अंदाज में पूछा। मारिया ने उसके उस लाल चेहरे को देखकर नज़रें झुका ली। मैम, आप ठीक तो है ना? मैंने कुछ आवाज़ सुनी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मायरा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसकी आवाज़ में एक बॉस लेडी वाला गुरूर वापस आ चुका था। मुझे मेरे कमरे में एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी चाहिए और बिना नॉक किए अंदर मत आना। मायरा ने मारिया को कोई और सवाल पूछने का मौका नहीं दिया। वो अपनी हील्स की उसी खटखट के साथ अपने आंसुओं और अपनी उस कमज़ोरी को उस ड्राइंग रूम में से दफन कर सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी मैंशन, विक्रम का स्टडी रूम, कांच का एक बेहद महंगा क्रिस्टल वास दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। कांच के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखर गए। शनाया पागलों की तरह हाफ रही थी। उसकी आंखें गुस्से और नफरत से लाल हो चुकी थी और उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसकी हिम्मत कैसे हुई? शनाया एक जख्मी नागिन की तरह चीखी। वो 2 टके की लड़की, वो नाजायज़ कचरा, वो मुझे मेरी ही हवेली से बाहर निकालेगी, वो मुझे औकात दिखाएगी। विक्रम सोफे पर बैठा पसीने पोंछ रहा था। उसका खौफ रुद्राक्ष की उस धमकी से अभी तक उतरा नहीं था। उसने कांपते हाथों से अपनी शराब का गिलास भरा और एक ही घूंट में पी गया। चुप करो शनाया, विक्रम ने घबराहट में चिल्लाकर कहा। तूने देखा नहीं रुद्राक्ष का वो रूप? वो इंसान नहीं, शैतान है, और वो अपनी उस बीवी के लिए पूरी शहर को आग लगा सकता है। वो हमारी हवेली जला देगा। भाड़ में जाए रुद्राक्ष और भाड़ में जाए वो मायरा।
शनाया ने पास रखी एक कुर्सी को लात मारते हुए कहा। उसकी ईर्ष्या अब उसके दिमाग को पूरी तरह हैक कर चुकी थी। शनाया को इस बात का गुस्सा नहीं था कि मायरा राठौर मैंशन की मालकिन बन गई है। उसे इस बात की भयंकर मिर्ची लगी थी कि जो मायरा कल तक उसके फेंके हुए टुकड़ों पर पलती थी, जिसे वो अपना खिलौना समझकर बेल्ट से पीटती थी, आज उस खिलौने ने रुद्राक्ष के सामने उसकी इतनी गंदी बेइज्जती की थी। वो पागलों की तरह चक्कर लगा रही थी, लेकिन फिर अचानक वो रुक गई। उसकी वो पागलों वाली चीख पुकार एक खौफनाक और जहरीली शांति में बदल गई। उसने ज़मीन पर बिखरे उस कांच के टुकड़ों को देखा। शनाया की आंखों में जो गुस्सा था वो अब एक बेहद ठंडी और सनकी चमक में बदल गया था। उसके होठों पर एक ऐसी विकृत और शैतानी मुस्कान आ गई थी जिसे देखकर खुद विक्रम की भी रूह कांप गई। रुद्राक्ष से आप डरते हैं डैड, मैं नहीं। शनाया बहुत ही आहिस्ता से चलती हुई विक्रम के पास आई। उसकी आवाज़ अब चीख नहीं रही थी बल्कि एक जहरीली फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। तू क्या सोच रही है शनाया? देख, कोई बेवकूफ़ी मत करना। विक्रम ने अपनी बेटी के इस खौफनाक रूप को देखकर पीछे हटते हुए कहा। बेवकूफ़ी तो उस मायरा ने की है डैड। शनाया ने अपने नाखूनों को सोफे के लेदर में बहुत आराम से गड़ाते हुए कहा। वो आज रुद्राक्ष राठौर की दौलत, उसके पावर और उसके गुरूर के नशे में उड़ रही है ना। रुद्राक्ष उस पर अपना अधिकार जता रहा है, बहुत अच्छी बात है, उड़ने दो उसे। शनाया थोड़ा और आगे झुकी। उसकी आंखों में एक बहुत ही गंदा और खतरनाक माइंड गेम आकार ले रहा था। वो भूल गई है डैड कि वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना उड़ ले, उसके पैरों में जो जंजीर बंधी है उसकी चाबी आज भी हमारे पास है। तेरा मतलब क्या है? विक्रम ने कन्फ्यूजन और डर से पूछा। तू रुद्राक्ष से पंगा लेगी? मैं उस रुद्राक्ष राठौर के सामने आऊंगी ही नहीं। शनाया ने एक बहुत ही साइको स्माइल के साथ कहा। मैं वार वहाँ करूँगी जहाँ मायरा की रूह बसती है। वो मायरा उस कमज़ोर और बेबस कबीर के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही है ना। उसे लगता है कि उसका वो मासूम आशिक उसके जुल्म सह रहा है। शनाया हल्की सी हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं, सिर्फ पागलपन था। मैं उसे नहीं बताऊंगी डैड, मैं आपको भी कुछ नहीं बताऊंगी। शनाया सीधा खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक नंगी दरिंदगी थी। मैं बस उस मायरा का वो हाल करूंगी कि वो खुद रुद्राक्ष के सामने गिड़गिड़ा कर मौत मांगेगी, और वो सिंडिकेट का शेर रुद्राक्ष राठौर चाहकर भी अपनी उस मलिका को नहीं बचा पाएगा। शनाया ने विक्रम को वही उस खौफनाक और कन्फ्यूज़न में अकेला छोड़ दिया। वो पलटी और अपनी हीस की खटखट के साथ सीढ़ियाँ चढ़कर लॉक करते ही उसने अपनी अलमारी के सबसे खुफिया हिस्से से एक छोटा सा पुराना बर्नर फ़ोन निकाला। ये वो फ़ोन था जिसके बारे में विक्रम तक को नहीं पता था। शनाया उस फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए बहुत ही जहरीले अंदाज से मुस्कुराई। मायरा को लग रहा था कि वो माफिया बॉस से डील करके अपने प्यार को बचा लेगी, लेकिन मायरा को ये नहीं पता था कि खेल के नियम रुद्राक्ष नहीं, ये सन की शनाया किसी अंधेरे कमरे से कंट्रोल करने वाली थी। तैयार रहना मेरी प्यारी बहन। शनाया ने उस फ़ोन पर एक अननोन नंबर को डायल किया और उसे कान से लगा लिया, क्योंकि अब जो दर्द मैं तुझे देने वाली हूँ उसकी चीखें उस राठौर मैंशन की मोटी दीवारों को भी फाड़ देगी। सूर्यवंशी मैंशन के उस अंधेरे कमरे में मायरा की ज़िंदगी को एक ऐसे नर्क में धकेलने की साजिश रचा जा रहा था जिसका अंदाज़ा ना तो मायरा के जीनियस दिमाग को था और ना ही राठौर मैंशन के उस डिक्टेटर को। खेल अब सच में खौफनाक होने वाला था। वही हवेली का वो खौफनाक सन्नाटा जो अक्सर रुद्राक्ष के होने से होता था, आज मायरा के कमरे की खामोशी के सामने फीका लग रहा था। ड्राइंग रूम से अपने कमरे में आने के बाद मायरा ने खुद को बंद कर लिया था। कबीर की याद, वो गिल्ट और रुद्राक्ष की आंखों में खिंचता हुआ वो अजीब सा अट्रैक्शन, ये सब मायरा के दिमाग की नसें फाड़ रहा था। वो बेड के किनारे बैठी थी, आंखों से आंसू सूख चुके थे, लेकिन चेहरे पर एक गहरी थका देने वाली उदासी थी। तभी नीचे रुद्राक्ष के स्टडी रूम में नॉक हुआ। मारिया कांपते कदमों से अंदर आई। रुद्राक्ष अपनी लेदर चेयर पर बैठा हुआ फाइल्स देख रहा था। बॉस, मारिया ने नज़रें ज़मीन पर ही रखी। रुद्राक्ष ने बिना पलके उठाए अपनी भारी आवाज़ में कहा, बोलो। बॉस, वो मैम ठीक नहीं है, मारिया ने हकलाते हुए कहा। वो ड्राइंग रूम से जब ऊपर गई तो उनकी आंखें लाल थी, वो रो रही थी और उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, कॉफ़ी भी नहीं पी।
रुद्राक्ष का पेन फाइल के पन्ने पर ही रुक गया। रो रही है? जो लड़की अभी 10 मिनट पहले अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर उसे जलील कर रही थी, जो उसके डार्क फ्लर्ट पर आग बबूला हो रही थी, वो रो क्यों रही है? रुद्राक्ष के उस पत्थर जैसे चेहरे पर एक बहुत ही सूक्ष्म सी हलचल हुई, जिसे मारिया जैसी नौकरानी पकड़ नहीं सकती थी। उसे मायरा की आंखों में वो बगावती आग पसंद थी, आंसू नहीं। उसे टूटी हुई चीज़ों से नफरत थी। ठीक है, जाओ यहाँ से, रुद्राक्ष ने बहुत ही सपाट सर्द लहजे में कहा, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। मारिया के जाते ही रुद्राक्ष ने फाइल बंद की। उसने एक गहरी सांस ली, अपना कोट उतारा और चेयर पर फेंक दिया। वो सिर्फ अपनी ब्लैक शर्ट में अपनी जेबों में हाथ डाले बहुत ही इत्मीनान से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वो मायरा का मूड ठीक करना चाहता था, लेकिन किसी परफेक्ट पति की तरह नहीं। उसका तरीका हमेशा माफिया वाला, खुरदरा और उलझा हुआ ही होता था। वही मायरा का कमरा। मायरा अपने घुटनों पर सिर रखे बैठी थी। बिना किसी नॉक के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ हुई। मायरा ने झटके से अपना सिर उठाया। सामने रुद्राक्ष खड़ा था। उसने अपनी वो अथाह काली नज़रें मायरा के उस मुरझाए हुए चेहरे को और हल्की लाल आंखों पर टिका दी। मायरा को देखते ही एक भयंकर गुस्सा आ गया। उसकी वो सारी उदासी, वो सारा गिल्ट अचानक रुद्राक्ष पर फूटने के लिए बेताब हो गया। क्या है, तुम फिर से आ गए? तुम? हाँ। मायरा अपनी जगह से झटके से खड़ी हुई। उसकी आवाज़ में आंसुओं की नमी नहीं, बल्कि एक तेज धार वाला चिड़चिड़ापन था। तुम्हें नॉक करना किसी ने सिखाया नहीं क्या? या तुम्हें लगता है कि इस हवेली की हर ईंट तुम्हारी है, तो तुम जब चाहो जहाँ चाहो किसी के भी प्राइवेट स्पेस में घुस सकते हो? रुद्राक्ष ने उसकी इस बौखलाहट को बहुत ही खामोशी से ऑब्जर्व किया। उसे तसल्ली हुई कि इस लड़की में आंसुओं से ज़्यादा गुस्सा भरा है। उसने दरवाज़ा पीछे से बंद नहीं किया, बस चौखट के पास खड़ा रहा और अपनी जेब में हाथ डाले हुए बहुत ही तहजीब से ताना मारा। ये आंसू राठौर मैंशन की इन भारी दीवारों पर सूट नहीं करते, मिसेस राठौर। रुद्राक्ष ने हल्का सा अपनी गर्दन तिरछी की। क्या बात है? नीचे तो आपका गुरूर आसमान छू रहा था, अचानक ये बेबसी और ये रोना धोना। कहीं मेरे उस एक स्पर्श ने आपको कुछ ज़्यादा ही तो नहीं डरा दिया? रुद्राक्ष का ये डार्क ताना मायरा को उस भरे हुए लावे को फोड़ने के लिए काफ़ी था। जस्ट शट अप! मायरा लगभग चीख पड़ी। वो लंबे लंबे कदम रखती हुई सीधे रुद्राक्ष के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में इस वक्त किसी माफिया का खौफ नहीं था। तुम्हें क्या लगता है तुम दुनिया के केंद्रीय हो? मायरा ने अपनी उंगली सीधे रुद्राक्ष के उस चौड़े सीने की तरफ उठाई। हर चीज़ तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूमती। मुझे तुम्हारे उस स्पर्श से या तुम्हारे इन सस्ते माइंड गेम से कोई डर नहीं लगता। मुझे घुटन होती है, समझ में आया? मुझे इस कमरे में, इस हवेली में और सबसे ज़्यादा तुमसे घुटन होती है। रुद्राक्ष की आंखें हल्की सी सिकुड़ी। आवाज़ नीचे। मायरा, उसने बहुत ही भारी और चेतावनी भरे लहजे में कहा। नहीं करूँगी आवाज़ नीचे। मायरा की बौखलाहट और उसका वो इमोशनल ब्रेकडाउन अब अपने चरम पर था। क्या कर लोगे तुम? मार डालोगे मुझे? तो मार दो ना, कम से कम इस सस्पेंस से तो आज़ादी मिलेगी। तुम आते हो, मुझे अपने उस खौफनाक और मिस्टीरियस एटीट्यूड से टॉर्चर करते हो, फिर कभी मुझे ऐसे ट्रीट करते हो जैसे मैं दुनिया की सबसे ख़ास चीज़ हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये आधी अधूरी तवज्जो। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ स्पेस चाहिए और तुम अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर जाओ। रुद्राक्ष अपनी जगह पर एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। उसने मायरा की आंखों में उस भयंकर तूफान को देखा। वो उसे शांत करना चाहता था, लेकिन मायरा उसे मौका नहीं दे रही थी। बाहर निकलो, बाहर निकलो रुद्राक्ष। मायरा ने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ कांपते हुए हाथ रुद्राक्ष के उस चौड़े और सख्त सीने पर रखे और पूरी ताकत से उसे बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान किसी लोहे की दीवार की तरह अपनी जगह पर अडिग रहा। वो एक इंच भी पीछे नहीं खिसका। इससे पहले कि मायरा दोबारा जोर लगाती, रुद्राक्ष ने अपनी जेबों से हाथ निकाले। उसने पलक झपकते ही अपना एक भारी कसरती हाथ मायरा की पतली कमर के पीछे लपेटा और एक ही झटके में उसे खींचकर अपने उस नंगी गर्म सीने से बिल्कुल सटा लिया। मायरा की सांसें वहीं हलक में अटक गई। उन दोनों के शरीरों के बीच अब हवा गुजरने की भी जगह नहीं थी। मायरा के दोनों हाथ अभी भी रुद्राक्ष के सीने पर कैद थे और उसे रुद्राक्ष के कोट के नीचे धड़कते हुए उसके दिल की वो शांत
लेकिन भारी धड़कन साफ महसूस हो रही थी। रुद्राक्ष की वो टॉम फोर्ड परफ्यूम की नशीली महक ने मायरा के दिमाग को सुन कर दिया था। रुद्राक्ष ने अपना चेहरा हल्का सा नीचे झुकाया। उसकी आंखें मायरा की घबराई और गुस्से से भरी आंखों में झांक रही थी। ये जो आप मुझ पर चीखने का, मुझे धक्के मारने का हक जता रही हैं ना? रुद्राक्ष की आवाज़ इतनी मखमली, गहरी और बेइंतहा प्यार से भरी थी कि कोई भी लड़की उस आवाज़ पर अपनी जान दे दे। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और बहुत ही नज़ाकत से मायरा के चेहरे पर गिरे बालों को उसके कान के पीछे कर दिए। ये बदतमीज़ी, ये बगावत, मैं इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सहता हूँ बीवी। मायरा कुछ बोल पाती उससे पहले ही रुद्राक्ष के चेहरे का वो आशिकाना भाव एक खौफनाक और पॉसेसिव डिक्टेटर में बदल गया। उसकी आंखों में अब प्यार के साथ साथ एक ऐसा खौफनाक अधिकार था जिसे टाला नहीं जा सकता था, वरना आज तक जिस किसी ने भी रुद्राक्ष राठौर के सामने अपनी आंखें उठाने की ज़रूरत की है। रुद्राक्ष ने मायरा की कमर पर अपनी पकड़ को थोड़ा और सख्त रखते हुए एक रोंगटे खड़े कर देने वाले ऑर्डर की तरह कहा, उसे मैंने जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया है। आपको जो गुस्सा करना है मुझ पर कीजिए, आपको जो सज़ा देनी है मुझे दीजिए, लेकिन मुझे खुद से ऐसे धक्के मारकर दूर करने का हुक्म दोबारा कभी मत दीजिएगा। रुद्राक्ष का ये डार्क फ्लर्ट और उसकी ये इजाज़त मायरा को शांत करने के बजाय उसके अंदर भयंकर आग लगा रही थी। मतलब वो उस पर एहसान कर रहा था कि वो उसे चीखने दे रहा है। मायरा का वो ईगो और बागीपन पूरी तरह से ट्रिगर हो गया। उसे रुद्राक्ष का ये स्पेशल ट्रीटमेंट और ये खौफनाक पॉसेसिवनेस नहीं चाहिए थी। गो टू हेल रुद्राक्ष राठौर। मायरा की आंखों में एक खूंखार जुनून सवार हो गया। उसने अपने अंदर की पाई पाई की ताकत बटोरी, अपने दांत पीसे और रुद्राक्ष के सीने पर एक ऐसा जोरदार धक्का मारा कि इस बार रुद्राक्ष को भी उसकी उम्मीद नहीं थी। मायरा ने कि इस बेखौफ गुस्से ने रुद्राक्ष को अंदर से एक अजीब सा शौक दे दिया। वो चाहता तो अपनी पकड़ नहीं छोड़ता, लेकिन मायरा की इस खूंखार बगावत को देखकर उसने अनजाने में ही उसे छोड़ दिया और धक्के के साथ 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया। अब वो कमरे की चौखट के बाहर कॉरिडोर में खड़ा था। मायरा की सांसें धोखने की तरह चल रही थी। उसने अपने बिखरे हुए बालों को झटके से पीछे किया और रुद्राक्ष की आंखों के सीधा देखते हुए एक शेरनी की तरह दहाड़ी, तुम्हारी ये बदतमीजी सहने वाली खैरत मुझे नहीं चाहिए, और जब तक मैं ना बुलाऊं इस दरवाजे के आसपास भटकने की कोशिश भी मत करना मिस्टर डिक्टेटर। मायरा ने पूरी ताकत से वो भारी लकड़ी का दरवाज़ा रुद्राक्ष के मुंह पर दे मारा। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ उस शांत कॉरिडोर में किसी बम के फटने जैसी गूंजी। रुद्राक्ष क्षण रह गया। वो वही दरवाजे के बाहर खड़ा था, अंडरवर्ल्ड का वो खौफनाक दानव जिसके एक इशारे पर शहर थरथराता था, आज अपनी ही बीवी के हाथों कमरे से निकाला गया था। रुद्राक्ष के उस खौफनाक और पत्थर जैसे चेहरे पर पहले एक ब्लैक एक्सप्रेशन आया और फिर उसके उन सर्द होठों पर एक बहुत ही अजीब, काल्पनीय और गहरी सी मुस्कान आ गई। ये कोई शैतानी स्माइल नहीं थी, बल्कि मायरा की इस खतरनाक और बागी हरकत पर मिलने वाला एक अनकहा सा मज़ा था। वो जान चुका था कि ये लड़की सच में उसकी ज़िंदगी का वो एक लौता तूफान है जिसे वो कभी कंट्रोल नहीं करना चाहता था। तभी एक हल्की सी आवाज़ हुई। रुद्राक्ष ने झटके से अपनी गर्दन घुमाई। कॉरिडोर के दूसरे छोर पर मारिया और 2 भारी भरकम बॉडीगार्ड्स हाथ में ट्रे लिए खड़े थे। उनकी आंखें हैरत और खौफ से फटी हुई थी। उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। उन्होंने अपनी आंखों से माफिया बॉस रुद्राक्ष राठौर को एक लड़की के हाथों कमरे से निकाले जाते और मुंह पर दरवाज़ा खाते हुए देख लिया था। गार्ड्स के पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई थी। उन्हें लगा अब रुद्राक्ष बंदूक निकालेगा और दरवाजे के साथ साथ इस पूरे कॉरिडोर को उड़ा देगा। रुद्राक्ष ने उन्हें देखा। उसकी वो हल्की सी मुस्कान एक मिलीसेकंड में गायब हो गई। उसने अपना चिन ऊपर उठाया, अपना कोट का कॉलर ठीक किया जो मायरा के धक्के से हल्का सा मुड़ गया था, और अपनी उन अथाह बर्फीली और मौत जैसी आंखों से उन नौकरों को घूरा। अगर तुम्हारी आंखें बाहर निकलने से बच गई हो। रुद्राक्ष की आवाज़ उस कॉरिडोर में इतनी खौफनाक और भारी गूंजी कि गार्ड्स के हाथ में पकड़ी ट्रे कांपने लगी। तो अपने काम पर ध्यान दो, वरना ये आंखें और ये जवान दोनों शरीर से अलग कर दूंगा। यस सॉस।
सॉरी बॉस। मारिया और वो दोनों गार्ड्स अपनी जान बचाकर वहां से ऐसे भागी जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनके जाते ही रुद्राक्ष ने एक आखिरी बार मायरा के उस बंद दरवाजे को देखा। वो माफिया बॉस अपना वो सख्त और कोल्ड एटीट्यूड वापस ओढ़ चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका वो पत्थर जैसा दिल आज इस बागी लड़की की इस खौफनाक बगावत पर पूरी तरह हारने लगा था। रात के खाने का वक्त गुजर चुका था। डाइनिंग टेबल पर खाना सजा था, लेकिन मायरा अपने कमरे से बाहर नहीं आई। हॉल में खामोशी थी। रुद्राक्ष अपनी चेयर पर बैठा था। मारिया ने डरते डरते आकर बताया कि मैम ने दरवाज़ा नहीं खोला है, उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। रुद्राक्ष ने अपने हाथ में पकड़े वाइन के गिलास को इतनी ज़ोर से जकड़ा कि मारिया को लगा कांच अभी टूट जाएगा। बाहर से रुद्राक्ष का चेहरा बिल्कुल शांत और भावहीन था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसने बस एक सर्द सी कही और मारिया को जाने का इशारा कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर इस माफिया बॉस का दिमाग किसी टाइम बम की तरह टिक टिक कर रहा था। जिद्दी लड़की अभी तो ठीक से खड़ी होना शुरू हुई है और अब भूखे रहकर अपनी ही जान लेने पर तुली है। रुद्राक्ष उसे ज़बरदस्ती खिला सकता था, दरवाज़ा तोड़ सकता था, लेकिन वो जानता था कि मायरा का ईगो इस वक्त 7वें आसमान पर है। अगर वो गया तो वो फिर चीखेगी, इसलिए उसने अपने उस खौफनाक गुस्से को खामोशी से पी लिया। रात के ठीक 12 बज रहे थे। मायरा की आंख अचानक खुली। कमरे में घुप अंधेरा था। उसने करवट बदली, लेकिन तभी उसके पेट में एक तेज मरोड़ उठी। भूख, दिन भर के उस ड्रामे, शनाया विक्रम वाले तमाशे और फिर रुद्राक्ष पर चीखने चिल्लाने में उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी और अब उसका पेट बगावत कर रहा था। उफ! मायरा ने झुंझलाकर अपना सिर पकड़ लिया। उसे एक पल के लिए रुद्राक्ष की वो हरकत, वो दरवाजे के बाहर उसका खड़ा होना और उसका वो डार्क फ्लर्ट याद आया। इडियट, साइको इंसान! मायरा ने अपने बालों को झटकते हुए बड़बड़ाई। खुद तो पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाता है जो हिलता ही नहीं है और मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। इसकी वजह से मैं अपना खाना क्यों छोड़ूं? मेरी ही हवेली है ना, कम से कम उसने तो यही कहा था, तो मैं तो खाऊंगी। मायरा ने अपना सिल्क का रोब पहना और बहुत ही दबे पांव एक चोर की तरह अपने कमरे से बाहर निकली। हवेली में इस वक्त शमशान जैसी शांति थी। वो सीढ़ियां उतरकर दबे पांव किचन की तरफ बढ़ी। उसे डर था कि कहीं कोई गार्ड या खुद वो डिक्टेटर उसे देख ना ले, वरना उसका सारा ईगो मिट्टी में मिल जाता। मायरा ने किचन में कदम रखा। लाइट ऑन नहीं की, बस ओवन की जो एक हल्की सी पीली रोशनी आ रही थी, उसी के सहारे वो मार्बल के स्लैब के पास पहुंची। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके कदम ठिठक गए। स्लैब के ठीक बीचों बीच एक ट्रे रखी थी। मायरा ने पास जाकर देखा। ट्रे में बेहतरीन ग्रेटर चिकन और चीज़ सैंडविच रखे थे। साथ में एक बाउल में गर्मा गर्म क्रीमी मशरूम सूप था, जो उसकी रिकवरी के लिए परफेक्ट था, और एक कप में एक डार्क हॉट चॉकलेट रखी थी। माहिरा की आंखें हैरत से फैल गई। उसने धीरे से सैंडविच की प्लेट को छुआ। ये अभी भी गर्म है। माहिरा का वो जीनियस दिमाग सुन रह गया। रात के 12 बजे एकदम फ्रेश और गर्म खाना। मारिया तो कब की जा चुकी है, तो क्या रुद्राक्ष ने ये बनाया है? लेकिन उसे कैसे पता कि मैं इस वक्त भूखी उठूंगी और किचन में आऊंगी? क्या वो इंसान है या कोई जादूगर? मायरा के अंदर की वो सारी चिढ़ एक पल के लिए उस गर्मा गर्म सूप की खुशबू और रुद्राक्ष की इस हद पार कर देने वाली केयर के आगे पिघलने लगी। वो ख्यालों में इतनी गुम थी कि उसे अपने पीछे आते हुए उस खामोश और भारी कदमों की आहट भी सुनाई नहीं दी। तभी अचानक पीछे से किसी ने एक नर्म लेकिन साफ किचन टॉवल मायरा के सिर पर डाल दिया। मायरा अचानक हुए इस वार से इतनी बुरी तरह चौंकी कि उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। वो घबराहट में झटके से पीछे मुड़ी, लेकिन जल्दीबाजी में उसका पैर किचन के उस चिकने मार्बल पर फिसल गया। इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरती और उसकी कोई हड्डी टूटती, एक भारी चट्टान जैसा हाथ हवा में लहराया और उसने मायरा की पतली कमर को इतनी ज़ोर से जकड़ लिया कि मायरा सीधे जाकर एक बेहद कड़क और गर्म सीने से टकराई। मायरा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। मैंने कहा था ना, मैं टूटी हुई चीज़ों से सख्त नफरत करता हूँ।
मायरा ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे से वो टॉवल हट चुका था और सामने बिल्कुल उसके चेहरे के पास रुद्राक्ष राठौर का चेहरा था। मायरा की सांसें वहीं हलक में अटक गई। रुद्राक्ष ने शर्ट नहीं पहनी थी। उसका वो कसरती सीना मायरा के बिल्कुल करीब था, लेकिन उसने गले में एक ब्लैक मास्टर शेफ वाला एप्रन पहना हुआ था। ये माफिया बॉस का एक ऐसा जानलेवा और रफ रूप था जिसने मायरा की धड़कनों को 100 की स्पीड पर दौड़ा दिया। रुद्राक्ष ने मायरा की कमर को अपनी बाहों में और कस लिया, जिससे वो दोनों एक दूसरे में बिल्कुल समा से गए। रुद्राक्ष के होठों पर वो ही पुरानी शैतानी और डार्क स्माइल वापस आ गई। उसकी आंखों में एक नशीला सा मज़ा था। मैं देख रहा हूँ बीबी जी, रुद्राक्ष ने बहुत ही धीमे, आशिकाना और फ्लैटी लहजे में कहा। उसकी गर्म सांसें मायरा के होठों को छू रही थी कि आपको मेरा करीब आना बहुत ज़्यादा ही पसंद आने लगा है। जब देखो आप जानबूझकर मेरी ही बाहों में आ गिरती हैं। कहीं ये मुझे शर्टलेस देखने का कोई नया बहाना तो नहीं है? मायरा का चेहरा शर्म, घबराहट और गुस्से से एकदम टमाटर की तरह लाल हो गया। रुद्राक्ष का ये कॉन्फिडेंस और उसका ये ताना मायरा के ईगो को बुरी तरह चुभ गया। उसने अपनी बौखलाहट को तुरंत गुस्से में बदला और रुद्राक्ष के उस नंगे सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, मायरा ने झुंझलाते हुए लेकिन दबी हुई आवाज़ में कहा, ताकि हवेली के नौकर न जाग जाए। उसने अपने दोनों कांपते हुए हाथ रुद्राक्ष के उस कसरती सीने पर रखे और उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। मैं अपने आप नहीं फिसली थी। कोई शौक नहीं है मुझे तुम पर गिरने का। वो तुम्हारे इस स्टूपिड टॉवल की वजह से बैलेंस बिगड़ा था मेरा। मायरा की सांसें तेज थी और उसकी नज़रें बार बार रुद्राक्ष के उस बिना शर्ट वाले सीने पर जा रही थी। उसने अपनी घबराहट छुपाने के लिए अपनी आंखें सिकुड़ी और गुस्से से बोली, और तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या? दुनिया भर का पैसा है तुम्हारे पास, लेकिन जब देखो आधी रात को हवेली में बिना कपड़ों के घूमते रहते हो, गंदे इंसान। रुद्राक्ष ने बहुत ही स्मूथली उसकी कमर से अपनी जगह पकड़ ढीली की, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। वो वहीं खड़ा होकर अपनी इस मुंहफट शेरनी को मज़े से छटपटाते हुए देखने लगा। मायरा की ये गंदे इंसान वाली बात उसके माफिया ईगो को चुभने के बजाय उसे अंदर से गुदगुदा रही थी। वो अपनी उस खामोश और शिकारी चाल में एक कदम और मायरा के करीब आया। मायरा पीछे हटकर सीधे मार्बल स्लैब से जा टकराई। कपड़े तो बहुत है बेबी, रुद्राक्ष ने हल्का सा आगे झुकते हुए एक बेहद नशीले और डार्क लहजे में कहा। उसकी गर्म सांसें मायरा के चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे इस गंदे रूप का आपके इस बागी दिल पर इतना गहरा असर पड़ता है कि आप मुझे देखकर अपने कदम ही भूल जाती है। मायरा का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसकी धड़कनें पागल हो रही थी, लेकिन उसने अपना नौजब एटीट्यूड नहीं छोड़ा। हाथ में रहो अपनी, मायरा ने पास रखे चॉपिंग बोर्ड को हथियार की तरह पकड़ने का नाटक करते हुए कहा। मुझसे दूर हटो, वरना मैं ये सिर पर मारकर तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। रुद्राक्ष के होठों पर वो शैतानी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने अपनी जेब में जो एप्रन के नीचे उसकी पैंट में थी हाथ डाला और अपनी वो अताकारी नज़रें मायरा की आंखों में लॉक कर दी। वाकई, रुद्राक्ष ने बहुत ही इत्मीनान से कहा, आज तक मेरी आंखों में आंखें डालकर इस बदतमीजी से मुझसे बात करने की ज़रूरत किसी ने नहीं की है, लेकिन आप हमेशा साबित करती हैं आप हमारी बीवी हैं। बीवी वाले सारे गुण हैं आपके अंदर। अच्छी बात है, तो फिर अब से आदत डाल लो मिस्टर डिक्टेटर। मायरा ने अपनी उस चुलबुली लेकिन तीखे टोन में कट टू कट जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हारे उस डरपोक और कांपने वाले चमचों में से नहीं हूँ जो तुम्हारी खामोशी देखकर कांपने लगे। गलती तुम्हारी थी तो सुनना भी तुम्हें ही पड़ेगा। रुद्राक्ष के उस सख्त और खौफनाक चेहरे पर एक असली डीप और सुकून भरी हंसी तैर गई, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से छिपाया। ये लड़की वाकई उसका वो इकलौता सिरदर्द थी जिसे वो उम्र भर सहना चाहता था। तभी मायरा की नज़र उस ट्रे पर गई। तुम फिर से नहीं सोए? मायरा ने अपना गुस्सा थोड़ा साइड करते हुए पूछा। और ये खाना, ये तुमने बनाया है? बाहर से खाना नहीं मंगवाया था क्या तुमने? रुद्राक्ष ने अपना सिर हल्का सा तिरछा किया। अब बारी उसकी थी मायरा को चिढ़ाने की। एक्चुअली, रुद्राक्ष ने बहुत ही कैजुअल लेकिन एक चुभने वाले ताने के साथ कहा, जिस बेखौफ अंदाज और
शौक से आपने मुझे मेरे ही घर में मेरे ही कमरे से धक्के मारकर बाहर निकाला था और उसके बाद आप खुद को कमरे में बंद करके भूखी बैठी थी, तो मुझे थोड़ा तरस आ गया। तरस? मायरा की आंखें फैल गई। बिल्कुल, रुद्राक्ष ने अपनी उस मखमली आवाज़ में आग लगाते हुए कहा। आखिर राठौर मैंशन की मालकिन रात पर ऐसे भूखी तड़पेगी तो मेरी शान के खिलाफ होगा, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी रोजगार वाला काम कर ली जाए। रुद्राक्ष का ये तरस वाला ताना मायरा के ईगो पर सीधा हथौड़े की तरह लगा। ओ हेलो, मुझे तुम्हारे इस तरस की कोई ज़रूरत नहीं है। मायरा झंझला उठी। और ना ही मुझे तुम्हारे ये हाथों से बना हुआ सड़ा हुआ खाना खाना है। बड़े आए तरस खाने वाले, मैं अपना खाना खुद बना सकती हूँ, हटो यहाँ से। मायरा ने गुस्से से रुद्राक्ष को साइड में धकेलकर गैस स्टोव की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो एक कदम भी बढ़ा पाती, रुद्राक्ष ने पलक झपकते ही अपने दोनों भारी और कसरती हाथ मायरा की पतली सी कमर पर रखे और उसे एक झटके में हवा में उठाकर सीधा उस ठंडे मार्बल स्लेब पर बैठा दिया। पागल हो? मायरा की धड़कनें एक झटके में 100 की स्पीड पर पार हो गई। वो स्लेब पर बैठी थी और रुद्राक्ष उसके दोनों पैरों के बीच स्लेब के बिल्कुल सट कर खड़ा था। उसके दोनों हाथ मायरा के दोनों तरफ मार्बल पर टिके थे, जिसने मायरा को पूरी तरह से एक कैद में कैद कर लिया था। दिमाग उतना ही चलाया कीजिए जितना आपके अंदर है। रुद्राक्ष ने मायरा की आंखों में बिल्कुल गहराई से देखते हुए एक खौफनाक लेकिन फ्लर्टी वार्निंग दी। खाना बनाना आपको आता नहीं है, वो आपने मुझे पहले साबित कर दिया है, इसलिए इस आधी रात को गैस जलाने के चक्कर में आप इस पूरी हवेली को आग लगा देंगी और वो मैं होने नहीं दूंगा। मायरा ने मुंह बनाया। वो बहस करना चाहती थी, लेकिन उस सैंडविच और मशरूम सूप के से उठती हुई वो बेहतरीन खुशबू उसके पेट की सारी बगावत तोड़ रही थी। उसने हार मानकर रुद्राक्ष को एक मैं तुम्हें बाद में देखूंगी वाली लुक दी और ट्रे अपने हाथ से खींच लिया। वो स्लेब पर बैठे बैठे ही सैंडविच का एक टुकड़ा तोड़कर खाने लगी। पहली बाइट लेते ही वो जो ग्रिल्ड चिकन और चीज़ का परफेक्ट फ्लेवर उसके मुंह में घुला। मायरा को लगा जैसे उसे जन्नत मिल गई हो। उसकी आंखें एक पल के लिए सुकून से बंद हो गई। रुद्राक्ष वहीं उसके बिल्कुल करीब खड़ा उसकी इस क्यूट और भूखी सी शक्ल को बहुत ही खामोशी से ऑब्जर्व कर रहा था। कैसा लगा? रुद्राक्ष ने अचानक उस सन्नाटे को तोड़ते हुए पूछा। मेरा वो सड़ा हुआ खाना। मायरा ने अपनी वो जन्नत वाली फीलिंग तुरंत छुपाई। उसने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर एक नॉर्मल सा एक्सप्रेशन रखा और सूप का चम्मच उठाते हुए बहुत ही कैजुअल अंदाज में कहा, हाँ ठीक है, मतलब काम चला हुआ है। अगर कोई भूखा मर रहा हो तो खा सकता है। रुद्राक्ष के होठों की वो मुस्कान अब छिपने का नाम नहीं ले रही थी। काम चलाओ? हर बार झूठ बोल कैसे लेती हो? बल्कि पता है मुझे क्या लग रहा है। उस रात पास्ता, आज सैंडविच। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो कहीं इस माफिया बॉस को गद्दी छोड़कर अपना रेस्टोरेंट न खोलना पड़ जाए। मायरा ने सैंडविच चबाते हुए रुद्राक्ष को एक घूरती हुई लुक दी। उसने अपना फॉर्क उठाया और बिल्कुल रुद्राक्ष के सीने के पास हवा में पॉइंट करते हुए अपनी उसी नटखट और चिड़ी हुई टोन में बोली, देखो मिस्टर रुद्राक्ष, तुम ना मुझे हर बात पर ऐसे टोंट मारना तंग मत किया करो, ठीक है? मैं बता रही हूँ, किसी दिन मेरा दिमाग घूमेगा और मैं सच में ये फ्लैट तुम्हारे सिर पर फोड़ दूंगी। रुद्राक्ष ने उस फोर्क को नहीं हटाया। वो थोड़ा और करीब झुका। उसकी वो काली नज़रें अब पूरी तरह से इस भागी लड़की के प्यार में उलझ चुकी थी। भले ही वो इस बात को दुनिया से छुपाता हो, उसने बहुत ही नज़ाकत से अपना सिर झुकाया, अपनी आवाज़ में दुनिया भर का गहरा और आशिकाना गुरूर समेटा और एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जिसने मायरा के होश उड़ा दिए। जो आपका हुक्म बीबी जी। रुद्राक्ष की उस डीप मखमली और बेइंतहा नशीली आवाज़ ने मायरा के हवा में रुके हुए हाथ को वहीं जाम कर दिया। वो जो फॉर्क से उसे धमका रही थी, उसकी सारी धमकियाँ रुद्राक्ष के इस एक डार्क फ्लर्ट के आगे ताश के पत्तों की तरह ढक गई। मायरा की सांसें भारी हो गई। उसने कोई करारा सा जवाब ढूंढने के लिए अपना जीनियस दिमाग दौड़ाया, लेकिन रुद्राक्ष की उन गहरी और इंटेंस आंखों में झांकते हुए उसे एक भी लफ्ज़ नहीं मिला।
अपनी इस झेप और बढ़ती हुई धड़कनों को छुपाने के लिए मायरा ने तुरंत अपनी नज़रें चुराई और बिना कुछ कहे शांति से अपना सैंडविच खाने लगी। किचन में अब वो भारी और खौफनाक सन्नाटा नहीं था। ओवन की उस मध्यम पीली रोशनी में एक अजीब सी गर्माहट और सुकून था। मायरा स्लेब पर बैठी बहुत ही इत्मीनान से खा रही थी और रुद्राक्ष वो बिल्कुल भूत बनकर अपनी जेबों में हाथ डाले बस मायरा को खाते हुए देख रहा था। उसकी वो अथाह काली नज़रें मायरा के चेहरे से एक सेकंड के लिए भी नहीं हट रही थी। वो मायरा के गालों के हिलने, उसकी सूप पीने के अंदाज, हर एक छोटी सी हरकत को ऐसे ऑब्जर्व कर रहा था जैसे कोई बहुत कीमती नज़ारा देख रहा हो। मायरा से अब ये लगातार घूरा जाना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी चबाने की स्पीड थोड़ी कम की और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्राक्ष को घूरते हुए पूछा, क्या है, ऐसे क्या घूर रहे हो जैसे मैंने तुम्हारा हिस्सा भी छीन लिया हो? तुम्हें खाना है क्या? रुद्राक्ष ने अपनी जगह से हिले बिना बहुत ही तहजीब और शांत आवाज़ में कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप खाइए। ठीक है, मत खाओ, वैसे भी इतना अच्छा बना है कि मैं शेयर करने के मूड में हूँ ही नहीं, मायरा ने मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर रुद्राक्ष मुस्कुरा दिया। साफ था उसकी चोरी पकड़ी गई थी, इसलिए वो कुछ बोलने वाला था। वहीं उसी वक्त मायरा के उस नटखट और चुलबुले दिमाग में कुछ आया। रुद्राक्ष कुछ बोलने के लिए अपने होठ खोलने ही वाला था कि मायरा ने सैंडविच का एक बहुत ही परफेक्ट, चीज़ी और गिल टुकड़ा तोड़ा और एक बहुत ही प्यारी बड़ी सी मुस्कान के साथ उसे सीधा रुद्राक्ष के मुंह में ठूस दिया। चुपचाप खा लो, इतनी आधी रात को मेरे लिए मास्टर शेफ बनने की इतनी मेहनत की है तो एक बाइट तो तुम्हारा भी बनता है, मायरा ने उसे जबरदस्ती खिलाते हुए कहा। रुद्राक्ष पूरी तरह से सन्न रह गया। अंडरवर्ल्ड का वो खूंखार दानव, सिंडिकेट का शेर रुद्राक्ष राठौर, जिसके सामने लोग आंखें उठाने से पहले 10 बार सोचते थे, उसे आज एक लड़की ने जबरदस्ती बिना उसकी इजाज़त के अपने हाथों से अपना ही झूठा खाया हुआ खाना खिला दिया था। उसकी आंखें हैरत से एक फ्रिक्शनल की तरह बड़ी हो गई। वो चबाना तक भूल गया था। उसका वो डिक्टेटर वाला दिमाग इस अचानक हुए हमले का प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। माफिया बॉस को इस तरह पूरी तरह से शॉक में और ब्लैंक देखकर मायरा अपने होठों की हंसी रोक नहीं पाई। पता है, तुम बहुत क्यूट हो यार, मुझे कितने दिनों बाद आज हंसी आई। मायरा के गले से एक बेहद खूबसूरत, बेपरवाह और खनकती हुई हंसी फूटी। वो सच में हंस रही थी, कोई ताना नहीं, कोई मुंह फट एटीट्यूड नहीं, बस एक बहुत ही प्यारी और सुकून भरी हंसी। रुद्राक्ष की चबाने की वो रिफ्लेक्स एक्शन रुक गई। वो भूल गया कि वो कहाँ खड़ा है, वो भूल गया कि वो एक माफिया बॉस है। उसकी आंखों के सामने जो नज़ारा था वो उसके अंधेरे और खून खराबे वाले पास से बिल्कुल अलग था। मायरा की वो हंसी, उसके चेहरे पर आया वो निखार, रुद्राक्ष जैसे उस मुस्कान में पूरी तरह से खो गया। उसके अंदर के उस लोहे के दरवाजे की वो कमज़ोर कील अब सच में उखड़ने लगी थी। वो बस मायरा के उस हंसते हुए चेहरे को निहारता रहा जैसे कोई प्यासा इंसान पहली बार पानी की बूंद देख रहा हो। मायरा की हंसी धीरे धीरे कम हुई। उसने देखा कि रुद्राक्ष उसे कितनी गहराई और एक अजीब से नशे के साथ देख रहा था। उस इंटेंस आई कांटेक्ट ने मायरा की हंसी को एक शर्मीली सी खामोशी में बदल दिया। उसने तुरंत अपना ध्यान वापस प्लेट पर लगाया और बची हुई सैंडविच खाने लगी। रुद्राक्ष ने भी बिना एक शब्द कहे उस निवाले को चबाना शुरू किया। वो स्वाद सच में बेहतरीन था, लेकिन शायद मायरा के हाथों से खिलाए जाने की वजह से वो उसे और भी ज़्यादा मीठा लग रहा था। कैसा है? मायरा ने अपना सूप ख़त्म करते हुए अपनी वही नटखट सी टोन में पूछा। मतलब खा तो लिया तुमने, अब बता भी दो कि तुम्हारा ये सड़ा हुआ खाना कैसा बना है। रुद्राक्ष ने इस बार पहली बार अपनी नज़रें मायरा की आंखों से चुराई, जो कि उसके लिए बहुत ही रेयर बात थी। उसने अपनी जेब से हाथ निकाला और बहुत ही कैजुअल अंदाज में स्लैब पर रखते हुए अपने उस गुरूर वाले एटीट्यूड को वापस ओढ़ लिया। जाहिर है, रुद्राक्ष ने सामने देखते हुए अपनी आवाज़ में एक घमंडी सी स्मर्क लाते हुए कहा, खाना मैंने बनाया तो बेहतरीन ही होगा। राठौर की हवेली में कोई भी चीज़ काम चलाऊ नहीं होती मिसेस राठौर। उफ, तुम्हारा ये माफिया वाला गुरूर किसी दिन तुम्हें ही भारी पड़ेगा। मायरा ने अपनी आंखें घुमाते हुए मुंह बनाते हुए कहा। उसने अपना आखिरी निवाला ख़त्म किया और टिश्यू पेपर से बहुत ही सलीके से अपने होठ पोंछे।
पेट भरते ही अब दिन भर की वो सारी थकान और नींद उसकी आंखों पर हावी होने लगी थी। उसे सच में अब बहुत तेज नींद आ रही थी। मायरा ने स्लेब से नीचे छलांग लगाई। वो किचन से बाहर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन फिर अचानक रुक गई। वो पलटी और उसने रुद्राक्ष की तरफ देखा, जो अभी भी उसी स्लेब एप्रन में उसे ही जाते हुए देख रहा था। मायरा की आंखों में अब कोई चिढ़ नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बस एक बहुत ही हल्की, असली और सुकून भरी नमी थी। रुद्राक्ष, मायरा ने बहुत ही धीमी और मीठी आवाज में कहा। रुद्राक्ष ने सवालिया नजरों से उसे देखा। थैंक यू। मायरा के होठों पर एक बहुत ही सॉफ्ट सी स्माइल आई, इस खाने के लिए और मेरी वो सारी बकवास सहने के लिए भी। और वह ये बोल बिना रुद्राक्ष के किसी जवाब का इंतजार किए मायरा सीढ़ियों की तरफ मुड़ गई, लेकिन 2 कदम चलने के बाद वो अचानक रुक गई। उसने एक गहरी सांस ली और वापस रुद्राक्ष की तरफ पलटी। रुद्राक्ष अभी भी वहीं खड़ा उसे ही देख रहा था। वैसे एक बात कहूँ, मायरा की आवाज़ में अब कोई ताना या बगावत नहीं थी, बस एक बहुत ही उलझी हुई सी सच्चाई थी। मैंने तुम्हारे बारे में दुनिया से बाहर के लोगों से जो कुछ भी डरावना सुना था ना, तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो, कम से कम मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो। रुद्राक्ष के उस खौफनाक और सर्द चेहरे पर मायरा की इस बात को सुनकर एक बहुत ही हल्की, असली और सुकून भरी मुस्कान आ गई। ये उस दानव की वो मुस्कान थी जो किसी ने नहीं देखी थी। मायरा वापस मुड़ने ही वाली थी कि तभी उसका वो तेज दिमाग दौड़ा। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ी। एक सेकेंड, मायरा ने वापस रुद्राक्ष को घूरते हुए पूछा, तुम अब वापस जाकर अपने स्टडी रूम में फाइल्स देखने वाले हो ना? तुम अब भी सोने वाले नहीं हो ना? रुद्राक्ष ने अपनी जेब में हाथ डाले हुए बस एक खामोशी सी लुक दी, जो इस बात का सबूत था कि मायरा बिल्कुल सही कह रही थी। हद है तुम्हारी, मायरा ने अपने हाथों को सीने पर बांधते हुए एक बॉस वाले एटीट्यूड में कहा। चलो, अब जब तुमने इतनी आधी रात को मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाया है, तो क्यों ना मैं भी तुम्हारा यह एहसान उतार दूं, क्योंकि मिसेस मायरा राठौर को अपने सिर पर किसी का भी एहसान रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मिसेस मायरा राठौर। मायरा के मुंह से इतने अधिकार और गुरूर के साथ अपना सरनेम सुनकर रुद्राक्ष के अंदर जैसे कोई बवंडर शांत हो गया। उसकी नसों में दौड़ता हुआ खून एक पल के लिए जम सा गया। बाहर से वो बिल्कुल शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर इस माफिया बॉस को जो भयंकर और पॉजिटिव खुशी मिल रही थी, उसे लफ्ज़ों में बयां करना नामुमकिन था। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बीवी जी, रुद्राक्ष ने अपनी उस भारी और मखमली आवाज़ में कहा, जो इस वक्त मिसेस राठौर सुनकर और भी नशीली हो गई थी। चुप रहो तुम, मायरा ने तुरंत चिढ़कर उसकी बात काट दी। मैंने बोला ना, मुझे एहसान नहीं रखना, मतलब नहीं रखना। मायरा लंबे लंबे कदम रखती हुई वापस रुद्राक्ष के पास आई। उसने बिना किसी झिझक के बहुत ही हक जताते हुए रुद्राक्ष के गले में पड़े उस ब्लैक एप्रन को खींचा और उसे झटके से उतार कर स्लेब पर फेंक दिया। रुद्राक्ष बस अपनी इस मुंहफट बीबी की ये सारी दादागिरी खामोशी से देखता रहा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मायरा ने अपने दोनों छोटे हाथों से रुद्राक्ष का वो बड़ा भारी और खुरदरा हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती खींचते हुए किचन से बाहर ले जाने लगी। रुद्राक्ष चाहता तो एक पहाड़ की तरह अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिलता, लेकिन मायरा के हाथों की उस छोटी सी पकड़ में जो हक था, उसने आगे ये सिंडिकेट का शेर चुपचाप एक पालतू जानवर की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसकी नज़रें बस मायरा के हाथ पर थी, जिसे उसकी प्यारी छोटी सी बीवी ने पकड़ा था। वो उसे खींचते हुए सीधा उसके प्राइवेट बेडरूम तक ले आई। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही मायरा ने अंदर कदम रखा और उसकी आंखें हैरत से फैल गई। उसने लाइट ऑन थी, पूरा कमरा, दीवारें, किंग साइज बेड, सिल्क की चादरें, भारी पर्दे और यहाँ तक कि काउच भी, सब कुछ जेट ब्लैक और डार्क चारकोल कॉम्बिनेशन में था। उस कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा और खौफनाक वाइब थी। सीरियसली मिस्टर डिक्टेटर, मायरा ने अपना ताना मारने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ा। वो कमरे को ऐसे घूर रही थी जैसे किसी भूतिया हवेली में आ गई हो। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हें रात भर नींद क्यों नहीं आती। ये कमरा है या किसी ड्रैकुला की गुफा, इतना डरावना और ब्लैक। यहाँ तो अगर कोई नॉर्मल इंसान सोने आए तो उसे भी डिप्रेशन हो जाए, नींद तो दूर की बात है। रुद्राक्ष ने दरवाज़ा पीछे से बंद किया और अपनी जेबों में हाथ डालकर मायरा के इस तंज को बहुत ही सुकून से सुना। ड्रैकुला की गुफा में सिर्फ अंधेरा होता है,
बीबी जी, डिप्रेशन नहीं। रुद्राक्ष ने अपनी वो डार्क फ्लड वाली टोन वापस लाते हुए मायरा की आंखों में झांक कर कहा, और मुझे इन अंधेरों की ही आदत है। मेरी दुनिया में रंग नहीं होते। रुद्राक्ष अपनी जगह पर खड़ा रहा और उसने बहुत ही तहजीब से कहा, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है मिसेस राठौर। आप जाइए और सो जाइए। मुझे आदत है ना सोने की। मैं सो जाऊंगा। तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या ज़रूरत है और क्या नहीं। मायरा ने अपनी आंखें तरेरी। वो आगे बढ़ी, रुद्राक्ष के सीने पर हाथ रखा और उसे जबरदस्ती पीछे धकेलते हुए बेड के किनारे तक ले गई। चुपचाप यहाँ लेट जाओ। एक तो मैं अपना नींद का कीमती वक्त बर्बाद करके तुम पर अपना एहसान उतारने आई हूँ, ऊपर से तुम हो कि किसी लड़की की तरह नखरे दिखा रहे हो। मायरा ने बिल्कुल एक माँ या एक हक जताने वाली बीवी की तरह उसे डांटा। रुद्राक्ष के होठों की वो मुस्कान अब छुप नहीं पा रही थी। वो चुपचाप उस भारी ब्लैक बेड पर लेट गया। मायरा ने उसके ऊपर वो डार्क सिल्क का ब्लैंकेट उठाया। फिर वो उसी बेड पर रुद्राक्ष के सिरहाने के बिल्कुल पास बैठ गई। रुद्राक्ष ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। आंखें बंद करो। मायरा ने एक और हुक्म दिया। रुद्राक्ष ने बिना कोई बहस किए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी रुद्राक्ष को अपने माथे पर कुछ बेहद नर्म और ठंडा सा महसूस हुआ। मायरा ने अपने दोनों हाथ रुद्राक्ष के माथे पर रखे और बहुत ही आहिस्ता से प्यार से अपनी उंगलियां उसके घने और सेट किए हुए बालों में फिराने लगी। रुद्राक्ष की सांसें एक पल के लिए वहां थम गई। वो इंसान जिसने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ दर्द, खौफ, बंदूक की गोलियां और अपनों का धोखा झेला था, उसके बालों में आज कोई इतने प्यार और सुकून से हाथ फेर रहा था। मायरा की उंगलियों का वो स्पर्श किसी जादू की तरह रुद्राक्ष के उस थके हुए और ओवर थिंकिंग करने वाले दिमाग की नसों को शांत कर रहा था। कमरे में एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी खामोशी छा गई। सिर्फ मायरा की चूड़ियों की हल्की सी खनक और रुद्राक्ष की भारी होती सांसों की आवाज़ आ रही थी। इतना दिमाग मत चलाया करो रुद्राक्ष, मायरा ने बहुत ही धीमी लोरी जैसी आवाज़ में कहा। उसकी उंगलियां अभी भी रुद्राक्ष के बालों में बहुत ही नज़ाकत से चल रही थी। तुम्हारे इस अंधेरे को भी कभी कभी सुकून की ज़रूरत होती है। रुद्राक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखें नहीं खोली। मायरा की वो टिपिकल वैनिला महक और उसके हाथों का वो जादू रुद्राक्ष के उस लोहे के दरवाजे को पूरी तरह तोड़ चुका था। सालों बाद उस खूंखार माफिया बॉस की नशों में दौड़ता हुआ बारूद शांत हुआ था। बस कुछ ही मिनटों में मायरा ने उस सहलाते हुए हाथों ने के नीचे रुद्राक्ष की सांसें एक गहरी और सुकून भरी सीरत में बदल गई। वो वाकई सो गया था। मायरा ने अपना हाथ रोका, लेकिन उसका हाथ रोकते ही उसके चेहरे पर बल पड़ने लगे थे, जिससे वो वापस से उसे सहलाने लगी। वो जितना ये समझने की कोशिश कर रही थी, उतना उलझ रही थी। आखिर ऐसा क्या सहा है इस लड़के ने? उसने सोते हुए रुद्राक्ष के उस शांत और बेदाग चेहरे को देखा, जिस पर इस वक्त दुनिया का कोई खौफ नहीं था। वो बस एक मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। मायरा के होठों पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आई और वो और प्यार से सहलाने लगी। सहलाते हुए कब उसकी आंख लगी उसे भी पता नहीं चला। रात की वो खौफनाक और गहरी खामोशी अब सुबह की पहली ठंडी आहट में बदल रही थी। रुद्राक्ष के बालों को सहलाते हुए उस सिरहाने बैठे बैठे कब मायरा की आंख लग गई उसे खुद भी पता नहीं चला। वो उठकर अपने कमरे में जाने वाली थी, लेकिन दिन भर की थकान और उस ड्रैकुला की गुफा की उस भारी डार्क बेड का सुकून इतना हावी हुआ कि मायरा रुद्राक्ष के सीने के बिल्कुल पास उसी के बगल में सिमट कर सो गई। सुबह के ठीक 4 बज रहे थे। रुद्राक्ष की आंखें खुली, झटके से नहीं, न ही किसी डरावने सपने से या पसीने के साथ, बल्कि एक ऐसी अजीब सी शांति के साथ जिसे उसने सालों से महसूस नहीं किया था। उसका वो दिमाग जहाँ हर रात गोलियों की आवाज़ें और मौत के नगारे गूंजते थे, आज बिल्कुल शांत था। उसने एक पल के लिए छत को देखा। मैं सोया था, वो भी बिना किसी स्लीपिंग पिल्स या शराब के। तभी उसे अपने सीने के पास एक हल्की सी नर्म सांसों की गर्माहट महसूस हुई। रुद्राक्ष ने बहुत ही आहिस्ता से अपनी गर्दन घुमाई। उसके ठीक बगल में मायरा सो रही थी। उसका एक हाथ रुद्राक्ष के ब्लैंकेट पर रखा था और उसका वो बेबाक
मुंहफट चेहरा इस वक्त नींद में किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। मायरा को अपने इतने करीब अपने ही बिस्तर पर सोते हुए देखकर सिंडिकेट के उस खूंखार शेर के सीने में एक अजीब सी हलचल हुई। उसका दिल, जो किसी की मौत पर भी एक बीट एक्स्ट्रा नहीं धड़कता था, इस वक्त पसलियों से टकराकर पागलों की तरह तेज धड़कने लगा था। ये मुझे क्या हो रहा है? रुद्राक्ष का वो माफिया वाला दिमाग भी इस एहसास के आगे सुन पड़ गया। ये महज कोई अट्रैक्शन नहीं था, ये कुछ बहुत गहरा था, एक ऐसा नशा जो रुद्राक्ष की रूह में उतर रहा था। रुद्राक्ष ने अपनी कोहनी का सहारा लिया और हल्का सा करवट लेकर मायरा की तरफ मुड़ा। उसकी अथाह काली नजरें मायरा के उस खूबसूरत चेहरे से हटी नहीं रही थी। उसकी वैनिला महक ने रुद्राक्ष के पूरे ब्लैक कमरे को जैसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। रुद्राक्ष का भारी खुरदरा हाथ बहुत ही नज़ाकत से हवा में उठा। उसके कांपते हुए, हाँ, अंडरवर्ल्ड का डॉन आज एक लड़की को छूने से पहले कांप रहा था। अंगूठे ने मायरा के बिखरे हुए बालों को उसके चेहरे से हटाया, फिर उसकी उंगलियां बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाले अंदाज में मायरा की जॉ लाइन तक आकर रुक गई, ठीक उसी जगह जहां उस अंगूठी के कट लगा था। उस निशान को छूते ही रुद्राक्ष को एक अजीब सी तड़प और पॉजिटिवनेस महसूस हुई। उसका अंगूठा उस निशान को सहलाने लगा। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है बीबी, रुद्राक्ष ने बहुत ही धीमी, भारी और एक डार्क आशिकाना आवाज़ में फुसफुसाया, ताकि मायरा जाग न जाए कि मेरे इन अंधेरों में, मेरी इस खौफनाक दुनिया में आकर तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तुमने मेरे इस बंजर दिमाग को जो सुकून दिया है, उसकी कीमत तुम्हें उम्र भर चुकानी पड़ेगी। रुद्राक्ष ने अपना चेहरा मायरा के माथे के बिल्कुल करीब किया। उसकी गर्म सांसें मायरा की त्वचा को छू रही थी, क्योंकि अब रुद्राक्ष की आंखों में वो माफिया वाला गुरूर और एक दीवाने आशिक का पागलपन दोनों थे। अब मैं चाहकर भी तुम्हें खुद से दूर नहीं कर पाऊंगा। तुम मेरी वो कमज़ोरी बन चुकी हो जो अब मेरी सबसे बड़ी ताकत है। यू आर माइन मिसेस राठौर, सिर्फ और सिर्फ मेरी। रुद्राक्ष काफ़ी देर तक वही लेटा बस मायरा को सुकून से सोते हुए देखता रहा। सुबह के 5 बज चुके थे। रुद्राक्ष को पता था कि अगर मायरा की आँख खुली और उसने खुद को उसके बगल में सोते हुए पाया तो वो पूरी हवेली सिर पर उठा लेगी। इसलिए उसने बहुत ही शांति से ब्लैंकेट मायरा के ऊपर उठाया और बेड से उठ गया। अपनी इस अनियंत्रित ऊर्जा और उस नशीले एहसास को काबू करने के लिए रुद्राक्ष सीधा हवेली के जिम में चला गया। करीब 2 घंटे के इंटेंस वर्कआउट के बाद जब रुद्राक्ष नहाने के लिए वॉशरूम में गया, तब जाकर मायरा की आँख खुली। मायरा ने आंखें मलते हुए एक गहरी अंगड़ाई ली। उसने करवट ली तो उसका हाथ उस ब्लैक सिल्क की चादर पर पड़ा। बिस्तर खाली था। मायरा की आंखें झटके से खुली। उसने इधर उधर देखा। ये उसका कमरा नहीं था। वो डार्क चारकोर दीवारें और वो खौफनाक वाइब। ओ शिट! मायरा झटके से उठकर बैठ गई। मैं यहाँ सो गई थी, इसी ड्रैकुला के कमरे में। और वो रुद्राक्ष, हे भगवान, उसने मुझे देखा तो नहीं होगा। मायरा अपनी जेब मिटाने के लिए मुंह बनाते हुए जल्दी से बेड से उतरने ही वाली थी कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। मायरा की नज़रें सामने गई और वो जैसे पत्थर की बन गई। रुद्राक्ष बाहर आ गया था। उसके बाल पूरी तरह गीले थे और उनसे पानी की बूंदें टपक रही थी। उसने कोई शर्ट नहीं पहनी थी, बस एक डार्क ग्रे लोवर पहना था जो उसकी कमर वी लाइन पर बहुत ही डेंजरस तरीके से टिका हुआ था। उसके उस चौड़े, कसरती और टैटू वाले सीने पर पानी की बूंदें ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ग्रीक गॉड का पुतला हो। उसकी वो ठंडी, बारूदी परफ्यूम और शॉवर जेल की महक पूरे कमरे में फैल गई थी। मायरा के दिल ने सीने में एक जबरदस्त कालाबाजी खाई। हाय, मार ही डालेगा क्या ये इंसान? मायरा के अंदर की उस 21 साल की लड़की ने चीख कर कहा। लेकिन मायरा सूर्यवंशी इतनी आसानी से पिघलने वालों में से कहाँ थी। उसने अपनी उस हाई वाली फीलिंग को एक ही सेकंड में अपने उस तीखे मुंहफट एटीट्यूड के पीछे छिपा लिया। रुद्राक्ष
तौलियों से अपने बाल पोंछ रहा था। तभी उसकी नज़र बेड पर बैठी मायरा पर पड़ी। उसके उस सर्द ओठों पर का कोना अपने आप ऊपर उठ गया। गुड मॉर्निंग बीवी, रुद्राक्ष ने बहुत ही मखमली और डार्क लहजे में कहा। मायरा ने झटके से अपनी नजरें रुद्राक्ष के सीने से हटाकर उसकी आंखों पर टिका दी। हालांकि ऐसा करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। क्या गुड मॉर्निंग, मायरा ने अपना बचाव करते हुए झंझलाहट कर कहा। तुम फिर से शुरू हो गए। इस हवेली में क्या शर्ट पहनने पर कोई टैक्स लगता है, या तुम्हारा ये सुबह सुबह का नंगा घूमने का कोई फिक्स रूटीन है? रुद्राक्ष ने अपने गले से तौलिया निकाला और उसे बहुत ही इत्मीनान से साइड चेयर पर फेंक दिया। वो अपनी उसी खौफनाक और ऑब्जर्व करने वाली चाल में चलते हुए मायरा की तरफ बढ़ा। रूटीन तो नहीं था। रुद्राक्ष बेड के बिल्कुल करीब आ गया। उसने अपना एक घुटना बेड पर टिकाया और थोड़ा सा मायरा की तरफ झुका। उसकी आंखों में वो शैतानी और फ्लर्टिंग नशा साफ दिख रहा था। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि बना लूँ। आखिर राठौर मैंशन के मालकिन की सुबह किसी बोरिंग नज़ारे से तो शुरू नहीं होनी चाहिए। इतना चुप रहो तुम। मायरा का चेहरा अब शर्म और चिढ़ से लाल हो चुका था। वो पीछे खिसकना चाहती थी, लेकिन रुद्राक्ष के उस भारी और नंगे सीने की नज़दीकी उसे सुन कर रही थी। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे ये डोले शोले देखने का, समझे? मैं तो बस कल रात गलती से यहाँ सो गई थी। गलती से? रुद्राक्ष ने अपनी आवाज़ को इतना नीचा और रोंगटे खड़े कर देने वाला कर लिया कि वो सीधे मायरा की नसों में उतरी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मायरा के बेड पर रखे हाथ की उंगलियों को बहुत ही हल्के से छू लिया। इस ड्रैकुला की गुफा में और मेरे बिल्कुल करीब आकर सोना, अगर ये आपकी गलती थी मिसेस राठौर, तो मैं दुआ करूँगा कि ये गलती आप हर रात करें। मायरा की सांसें वहीं अटक गई। रुद्राक्ष का ये डायरेक्ट और बोल्ड फ्लर्ट इतना कातिलाना था कि मायरा का जीनियस दिमाग कोई भी पलटवार ढूंढने में नाकाम हो गया। तुम ना भाड़ में जाओ, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। मायरा ने हड़बड़ाहट में रुद्राक्ष के उस छूते हुए हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और लगभग बेड से भागते हुए बिना रुद्राक्ष की तरफ दोबारा देखे उस चारकोल रूम से बाहर निकल गई। रुद्राक्ष वहीं बेड पर झुका हुआ अपनी उस बागी और मुंहफट बीवी को ऐसे घबरा कर भागते हुए देख रहा था। उसके होठों की वो मुस्कान अब एक बहुत ही सुकून भरी हंसी में बदल चुकी थी। ये दिन की एक बहुत ही इंटेंस और डार्क रोमांस से भरी शुरुआत थी और रुद्राक्ष को अब मायरा को इस तरह चिढ़ाने और उसके करीब जाने की जैसे लत लग चुकी थी। अपने कमरे में घुसते ही मायरा ने झटके से दरवाज़ा बंद किया और उसी दरवाजे से पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें अभी भी किसी मैराथन रनर की तरह चल रही थी। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और अपने सिर को हल्के से दरवाजे की लकड़ी पर पटका। स्टूपिड मायरा, वो खुद पर बुरी तरह झंझला रही थी। तुझे क्या हो गया है? तू उस खड़ूस माफिया डिक्टेटर को देखकर ऐसे किसी टीनेजर की तरह क्यों घबरा रही है? और वो इंसान कैसे बेशर्मों की तरह फ्लर्ट कर रहा था? दुआ करूंगा कि ये गलती आप हर रात करें। मायरा ने रुद्राक्ष की उस नशीली आवाज़ की नकल उतारने की कोशिश की, लेकिन उसके गालों का वो लाल रंग छुपाने का नाम ही नहीं ले रहा था। रुद्राक्ष के उस गीले बालों का वाले लुक, उसके उस कसरती सीने और शॉवर जेल की उस कड़क महक ने मायरा के जीनियस दिमाग को पूरी तरह हैंग कर दिया था। कंट्रोल मायरा, वो एक शैतान है, कोई हीरो नहीं। उसके इन डार्क माइंड गेम्स में मत फंस। उसने आईने में खुद को घूरते हुए चेतावनी दी, लेकिन उसके दिल के किसी बहुत गहरे कोने में रुद्राक्ष का वो स्पर्श अभी भी एक मीठी सी आग लगा रहा था। दोपहर 2 बजे हवेली में अजीब सी शांति थी। रुद्राक्ष शायद किसी सिंडिकेट की मीटिंग के लिए बाहर जा चुका था। मायरा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी ठंडी हवा के बीच अपने उस कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते के बारे में ही सोच रही थी। कल रात किचन की वो हंसी, वो सैंडविच, सब कुछ उसके दिमाग में किसी रील की तरह घूम रही थी। तभी ट्रिंग ट्रिंग बेड पर रखे उसके फ़ोन की स्क्रीन फ्लैश हुई। एक अननोन नंबर। मायरा ने अपनी उलझनों को झटका और अंदर आकर फ़ोन उठाया। हेलो। मायरा की आवाज़ नॉर्मल थी। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड तक सिर्फ भारी कांपती हुई और
हाँफती हुई सांसों की आवाज़ आई, मायरा। वो आवाज़ सुनते ही मायरा के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसके हाथ में पकड़ा फ़ोन एक पल के लिए काँप गया। कबीर। मायरा की आवाज़ गले में ही घुट गई। मायरा, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। कबीर की आवाज़ बहुत टूटी हुई, घबराई हुई और दर्द से भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत बुरी हालत में भाग रहा हो। मैं किसी तरह उन लोगों की कैद से, उस नर्क से बचकर निकला हूँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। प्लीज़ मायरा, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। वो लोग मुझे मार डालेंगे। कबीर की वो चीख और उसकी वो बेबसी सुनते ही मायरा की आंखों से आंसुओं की एक गर्म धार फूट पड़ी। एक एक ही झटके में मायरा का वो सारा खुमार, रुद्राक्ष के साथ बिताई गई वो सुबह और वो सारी रोमांटिक टेंशन चकनाचूर हो गई। उसकी जगह एक भयंकर गिल्ट और खौफ ने ले ली। वो यहाँ उस माफिया बॉस की आंखों में खो रही थी और उसका कबीर वहाँ मौत से लड़ रहा था। कबीर, कबीर तुम रो मत, मैं आ रही हूँ। मायरा पागलों की तरह घबराते हुए चीखी। उसकी आवाज़ में आंसू और एक खौफनाक बेचैनी थी। तुम बस मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं अभी आ रही हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। फ़ोन कट गया। मायरा ने बिना एक सेकंड सोचे अपने आंसू पोंछे और पागलों की तरह अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर की तरफ भागी। शनाया का बिछाया हुआ वो खौफनाक और जहरीला जाल अब मायरा की गर्दन तक पहुंच चुका था और इस बार दांव पर सिर्फ उसकी जान नहीं, बल्कि उसका वो नया नया पनपता हुआ इश्क भी लगने वाला था।